अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? सबसे पहले तो आज कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली कोर्स के हवाले से, हमारी आउटलाइन के हवाले से, और उसके अलावा आप लोगों से कुछ अपडेट लेंगे। लास्ट टाइम हमने एक फॉर्म बना के भेजा था, कितने लोगों ने देखा वो फॉर्म? ठीक है, उसके अंदर हमारी जो अभी तक प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट की 4 क्लास हुई हैं। उसके हमने हर क्लास के अंदर आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, तो वो चारों असाइनमेंट आप लोगों ने लास्ट वीक सबमिट करवानी किसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर। आज जो हम देंगे वो भी उसी के अंदर डाल देंगे, लेकिन अभी तक हमने जितने असाइनमेंट दिए हैं वो सारे के सारे आपने उस फॉर्म के अंदर डालने। और दूसरी चीज, आज से ना हम इसको भी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, स्पेक प्लस। आप लोगों ने अभी तक देखा पेनावर्सिटी का चैनल को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर शायद अभी सर पढ़वा रहे थे जेमिनाई CLI, कुछ 4 क्लास हुई है। तो आज से हमारी भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग रह गई, उसके बाद हम डायरेक्ट शिफ्ट होंगे आपसे जेमिनाई CLI के ऊपर। इमेज जनरेशन जो हम सर ने ना पूरी एक बुक तैयार की है, जिसके अंदर ये सारी स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हम सीख रहे होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये आगे भी आएगी। इमेज जनरेशन उसी के साथ हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इमेज वाले को देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर हम दोबारा उसको डिटेल में कवर कर लेंगे। और उसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ भी है, आप लोगों के लिए अच्छी होगी, आप लोगों का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं? बजा एक एक ही रह गए। आप कोशिश कर रहे हो बात, जिनका टेस्ट हो गया उनका हो गया, उनकी तैयारी हो गई, लेकिन जिनका टेस्ट नहीं हुआ, जैसे आप लोग ने अभी देना था, हमने कहा था कि 4 क्लासेस के बाद या 5 क्लासेस के बाद स्टार्टिंग से आपको डराया था कि आप लोगों का एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट अब पोस्टपोन होगा, लेकिन बाद में। बुरी खबर, एक अच्छी एक बुरी। बुरी खबर, वो टेस्ट फिर हम आज लेंगे एक्टिविटी की सूरत में। एक टेस्ट तो होगा, वो तो सर लेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ा है 4-5 क्लासेस के अंदर, हम वो भी तो चेक करेंगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। असाइनमेंट्स हम लोग देखते रहते हैं, असाइनमेंट्स का इस बार हमारी क्लास के अंदर रेशो थोड़ा बेहतर है, पहले से बेहतर है। असाइनमेंट कितने लोग ऐसे हैं जिनके 4-4 असाइनमेंट हो गए, जितने अभी तक दिए थे? कितने ऐसे जिन्होंने 3 किए हुए और एक चले बना रहे थे, 3 कंप्लीट और सबमिट भी कराए हुए? 2, 1, कोई भी नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कवर करें, और हर कोई इसको अपनी लिंक्डइन पे अपलोड करें। और दूसरी चीज, लास्ट टाइम CR का टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? हमजा का रिजल्ट का क्या सीन है? एक 4-5 ईमेल नहीं हाल उठाएगा। इंटरव्यू वाले का नहीं अलग है, सिर्फ इंटरव्यू जिनका हो गया, टेस्ट कितने लोगों ने दिया? 2 ने दिया। 4 तो यारी, और मेरे से कितने लोगों ने दिया था? नहीं, आप जिनका रिजल्ट आ गया वो हाथ नहीं उठाए, जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ उनको रिजल्ट नहीं मिला, उनका नाम भी नहीं आया, तो ऐसे कितने लोग? एक। ठीक है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि हम दोबारा से या तो रीअटेम्प्ट करेंगे और आज हम दोबारा टेस्ट देंगे? ऐसे कितने लोग? कोई है जिन्होंने आज टेस्ट देना हो, या तो पुराना रीअटेम्प्ट करना हो, या तो सिर्फ टेस्ट देना हो? ऐसे कितने लोग? ठीक है, तो फिर हम आज रीअटेम्प्ट कर लेंगे, तो जितने लोग अगर टेस्ट देना चाहें वो दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं।
उसके अलावा मुझे लास्ट टाइम बता दें कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कॉन्टेक्स्ट में। हम इस कॉन्टेक्स्ट वाली स्लाइड को जल्दी से खत्म करके फिर हम अपनी जेमिनाई सीएलआई की तरफ बढ़ेंगे। ये तो हमने कर लिया था शायद, 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग हमने कर लिया था। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली स्लाइड पर है। इसके अंदर मुझे बता दें कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। और अभी तक एक और चीज अगर हम बातें कर ही रहे हैं, ये वाली कंट्रोवर्सी कितने लोगों ने देखी जो फेसबुक पे चली? कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों ने पार्ट लिया उसमें? नेगेटिव वे में। पॉजिटिव में तो मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कोई आया हो जिसने बताया हो कि हमें इस कोर्स से ये फायदा होगा। नेगेटिव वे में पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया? एक कमेंट तो मुझे भी लिखा था स्टैंडर्ड 2 to 5 के लिए। तो स्टैंडर्ड 2 to 5 के लिए पता नहीं क्या था, नाम में भूल गया। तो उन्होंने कहा था कि हमारी क्लास में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई होगी। आप लोग मुझे बताएं कौन सी ऐसी क्लास मिल रही है जिसमें सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई होगी? 35। लेकिन हमारी क्लास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे से कम गई हो। टाइम पे भले ना शुरू होती हो, थोड़ी लेट, क्योंकि आप लोगों को भी आने में 2:30 बज जाते हैं, होती हमारी क्लास टाइम पर ही एंड। दूसरी चीज ये कि आप लोगों के फीडबैक, इससे पहले भी किसी ने फीडबैक दिया था लेकिन वो डायरेक्ट अभिप्राय को दिया था। अच्छी चीज है कि उन्होंने कहा था कि सर अली अकेले होते हैं, उनके साथ कोई एक ग्रेड टीचर होना चाहिए, जो मैं भी मानता हूँ कि अक्सर अब ऐसा हो रहा है कि ये क्लास सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर डिपेंडेंट हो गई है। मैं चला गया था उस दिन तो सारे बॉयज़ भी चले गए थे और फीमेल्स भी काफ़ी सारी चली गई थी। तो मेरे साथ कोई होना चाहिए कि अगर जिस दिन मैं छुट्टी करूँ उस दिन वो क्लास को क्या करे, आगे प्रोसेस कर। ये तो होना चाहिए। ये अमीन भाई तक पहुँचे, अमीन भाई ने मुझ तक पहुँचाया। इसी तरह ये दूसरा फीडबैक मिला मुझे डायरेक्ट फेसबुक वाले ग्रुप से। तो बजाय इसके एक काम कर लिया करें, फीडबैक देना अच्छी चीज़ है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लास को फीडबैक से इम्प्रूव करेंगे। और ये पहले हम लेते भी थे क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर कि बिल्कुल एंड में आप लोग आके बताते थे कि हमारी क्लास में ये बेहतर होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए। ये दिया करें, अच्छी चीज़ है। आप फीडबैक देंगे, हमें पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम थे। अभी अगर मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता क्या आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि मेरी स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मेरी स्पीड कहीं काफ़ी कम तो नहीं है। आप लोग अगर बताएंगे उस फीडबैक के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं क्लास को इम्प्रूव। फीडबैक देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें। वैसे भी डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, कोशिश किया करें डायरेक्ट आप मुझे आगे बताएं। मुझे नहीं बता सकते, कोऑर्डिनेटर से फीमेल उनको बताएं, सर हमजा है उनको बताएं, ताकि वो वाला इशू जल्दी मुझ तक पहुंचे और फिर हम उसको जल्दी से रिजॉल्व करें। उसके अलावा मुझे बता दें कि हमने पढ़ा कहाँ तक था। हमारे पास आज कंटेंट काफी सारा है। 6 स्टेप हमने पढ़ लिए थे। हमने शायद ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की स्लाइड स्टार्ट कर दी थी, ये स्टार्ट की थी। इसके अंदर मुझे बताइए ये जो हमारे पास 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स है, ये हमने पढ़ लिए थे, क्या हमने पढ़े थे? इसके अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडल, टूल्स, नॉलेज, ऑडियो, गार्डेंस और ऑर्केस्ट्रेशन। उसके अलावा ये पढ़ा था बिल्डिंग एजेंट विद कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये पढ़ा था। मेरे ख्याल में आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एआई रिसर्च असिस्टेंट, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बता दे बस। नहीं पढ़ा। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ये कौन आगे बताएगा कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हमारे पास होती क्या है? मेरा नाम सुमैया है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली ये होती है कि आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेट्स से कि मेरी कोई कॉन्वर्जेशन चल रही है चैटजीपीटी के साथ और मिड वे कॉन्वर्जेशन मैं कोई सवाल पूछती हूँ उससे, तो वो उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मेरे पिछले सारे सवालों के जो उसने जवाब दिए होंगे और जितने मेरे क्वेश्चंस होंगे उसकी एक कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री देगा
और वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसको यूज़ करेगा, ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कोहेरेंट रहे और एक सी हो, और मतलब सेंस बने उस पूरी कन्वर्सेशन का, कोई पार्ट मिस ना हो। तो इन अ नटशेल कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ये होती है। थैंक यू। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? पहले प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिंपल, कि हम अपने एलएलएम को क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, बिहेव किस तरह करना है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, हम उसी एलएलएम को क्या कर रहे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? सिंपल, कि हम एलएलएम को बता दें कि आपने बिहेव किस तरह करना है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारे पास वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किसके पास नहीं है, एलएलएम के पास। मिसाल के तौर पे एजेंट बनाते थे हम, एजेंट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है, टूल्स। टूल्स का काम क्या होता है? टूल्स का काम क्या होता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे एलएलएम के पास नहीं है, उस टाइम पे क्या हो, हमारे एलएलएम क्या करें, ये डिसाइड कर ले कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, आप क्या करो, ये वाला टूल कॉल कर लो। और टूल कॉल होने पे होगा क्या, हमारे पास वो टूल क्या करेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा, और वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, हमारे एलएलएम के पास। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास एलएलएम के पास जा रही है, जो उसके पास मौजूद नहीं थी, उसको हम क्या कहते हैं, एक है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह हम सिस्टम प्रॉम्प्ट देते थे। क्या हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं? क्या हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं? हम कह रहे हैं नो वाले कौन है? कह सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है? एक तो प्रॉम्प्ट है हमारे पास सिंपल, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, हमारे पास एलएलएम को हम क्या बता रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने अब यहाँ पर एक्ट किस तरह करना है। एक तरह जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही हो, बस ये याद रखें, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही हो वो किसके अंदर जाती है, कॉन्टेक्स्ट। कल को हम रैक पढ़ेंगे, रैक का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सिंपल ये समझे कि हमारे डेटाबेस से क्या आ रही होती है, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही हो, जितनी भी डेटाबेस से किसी भी यूजर की इन्फॉर्मेशन निकल के एलएलएम के पास जा रही है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये रहा बिल्डिंग ए एजेंट विद कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। द रूल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है, एज अ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर यू क्रिएट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद दैट डिटेल्स। सबसे पहला क्या है, हाउ ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। उसके बाद when and how to use tools। तीसरा क्या है, हाउ टू एक्सेस मेमोरी एंड नॉलेज बेसिस। उसके बाद क्या है, हाउ टू यूटिलाइज स्पीच एंड ऑडियो। पांचवा क्या है, हाउ टू मेंटेन गार्डरेल। और उसके बाद क्या है, एस्केलेशन प्रोसीजर। पहला क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी हम कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स किस तरह आपस में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हमारे पास इस तरह के भी एजेंट बनते हैं जो कि एजेंट क्या कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी किसके अंदर आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दूसरा क्या बताया मैंने, व्हेन एंड हाउ टू यूज टूल, कब और कैसे हमने क्या यूज करने टूल्स। उसके अलावा क्या है इसके अंदर, हाउ टू एक्सेस मेमोरी एंड नॉलेज बेसिस, किस तरह से मेमोरी और हमें इसकी नॉलेज यूज करनी है। मेमोरी किसी भी तरह हो सकती है, या तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, शायद हमने पढ़ा नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जो हमारे पास चैट जीपीटी मेंटेन कर रहा होता है। देखा आप लोगों ने, जितनी हम चैट्स कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, चैट जीपीटी हर थ्रेड के अंदर हमारी थोड़ी थोड़ी क्या कर रहा होता है, और जितनी भी चैट्स होती है उसको क्या करता है, याद रख रहा होता है। ये क्या होती है हमारे पास, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक होती है हमारे पास इंटायर जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सेव हो रही हो किसी डेटाबेस के अंदर, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये क्या कहलाती है हमारे पास, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दूसरा क्या है, व्हेन टू यूटिलाइज स्पीच एंड ऑडियो। आप लोगों ने देखा है अक्सर ये जो हमारे पास जितने भी चैट जीपीटी के अंदर इंटरफेस वगैरह होते हैं, इसके अंदर ज्यादातर लोग कन्वर्सेशन किस तरह कर रहे होते हैं, ऑडियो के थ्रू। लोग नहीं चाहते कि किस तरह चैट जीपीटी पे आए, उससे क्या करे, एक प्रॉम्प्ट दे, इस तरह बात करे। ज्यादातर लोग, जो नॉर्मल लोग यूज कर रहे होते हैं, वो किस तरह करते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर भी गए, क्या कौन सा ऑप्शन खोला, ऑडियो वाला खोला, अपनी क्यूरी समझाई, एलएलएम ने क्या दे दिया हमें वहां से रिस्पॉन्स। तो वो जो हम ये वाली चीजें भी बता रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें, ये भी किस तरह किसके अंदर कह रहे हैं,
एक इसके अंदर आ रही है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसके अलावा क्या है, हाउ टू मेंटेन गार्डन। अब गार्डन क्या होता है, लास्ट टाइम भी बताया था शायद हमने। गार्डन क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर 6 कंपोनेंट्स है उसके अंदर ये मेन पार्ट था नंबर 5 है। होता क्या है गार्डन, किस काम आता है, चले बस ये बता दें। हमारे इनपुट आउटपुट को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि फर्स्ट करें मैंने गार्डन बनाया, मैं क्या मेक श्योर कर रहा हूँ कि यूजर जो आए वो इस क्यूरी से रिलेटेड या मेरी कोई नीश है उस नीश से रिलेटेड क्या कर सके, मुझसे सवाल कर सके। जैसे ही इस नीश से बाहर जाए आप क्या कर दो, एक गार्डन को एक्टिव कर दो, आप कह दो कि ये वाली नीश इस एजेंट के लिए अलाउ नहीं है। इसी तरह आउटपुट में भी होता है कि कभी कभी एलएलएम हमें क्या करे, सही से जवाब ना दे, हम उस पर भी क्या कर सकते हैं, गार्ड रेल लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एस्केलेशन प्रोसीजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास हम क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को अप्लाई कर रहे होते हैं, हम बाकायदा एक प्रोसीजर बनाते हैं कि किस किस पैटर्न पे किस किस तरीके से हमारे पास इसके अंदर डेटा रिसीव होगा। डेटा किसको चाहिए, एजेंट को चाहिए या किसी को भी चाहिए, हम वहाँ पर वो चीज़ उस टाइम पे देख लेंगे। उसके अलावा क्या है, प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट ऑफन बिकम ये वाली चीज़ें। फिर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर्ड विद एक्सएमएल टेक्स्ट और मार्कडाउन। मार्कडाउन पता है क्या होता है, क्या होता है, मार्कडाउन होती तो किसी तरह एचटीएमएल की तरह, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसी तरह हमने लास्ट टाइम एक्सएमएल टैग्स के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं, टैग्स होते हैं किसकी तरह, एचटीएमएल की तरह, बस उन टैग्स से क्या होता है कोई मतलब नहीं होता। जैसे एचटीएमएल के टैग का तो कोई ना कोई मतलब होता है, हम अपने एक्सएमएल अपने टैग्स भी बना सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ज़्यादातर एक्सएमएल टैग्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कोड लाइगेन अपीयरेंस। तीसरी चीज क्या है, क्या कवर कर रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो कवरेज। अब यहाँ पर आप लोगों को लास्ट टाइम ना हमने एक असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट क्या था, अब असाइनमेंट था कहाँ पर, 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग के अंदर हमने आपको ना 4 टॉपिक दिए थे। उस 4 टॉपिक की बिहाफ पर हमने क्या कहा था कि आप लोगों ने अपने क्या लिखने, प्रॉम्प्ट लिखना। वो था ये रहा। सबसे पहले कौन सा था, पर्सनल, उसके बाद क्या था प्रोफेशनल, फिर क्रिएटिव और एजुकेशनल। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि उन लोगों ने चारों ही कर लिए, एक बोला था चारों ही कर लिए, और कुछ लोगों के ज़्यादातर एक एक किया था, लेकिन बेहतर किया था। आप लोग ये काम अच्छा कर रहे हैं आजकल के ना, थोड़ी सी स्लाइड्स बनाते हैं, ये वाली चीज़ फर्स्ट कर लें कि आपको इस कोर्स से, वैसे तो मुझे यकीन है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इस कोर्स से सीखा ही है, तभी यहाँ तक बैठे हुए। नहीं सीखा होता वो टेस्ट में फिल्टर हो जाता। लेकिन आप लोगों को स्लाइड्स बनाना जरूर आ गई। स्लाइड्स आप लोग अब, वो याद होगा आप लोगों ने क्वार्टर 2 में बनाई थी, किसके लिए, ई कॉमर्स का असाइनमेंट मिला था आप लोगों को। उस टाइम अमीन में कितने एक्टिव थे, और जब हम क्वार्टर 2 में आते थे आप लोग परेशान हो रहे होते थे कि सर इतने बड़े बड़े असाइनमेंट उठा के दे दिए। अब आप लोग जब ना उस टाइम पे कितना परेशान होते थे, अब आप उस टाइम को सोचें, अगर वो आपके ऊपर टाइम नहीं आया होता, क्या आप लोग कभी इतना अच्छा सीख पाते। तो डेवलपमेंट के अंदर यही है, आप जितना ना अपने आप को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। उस टाइम पे चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे फायदे के लिए थी। अभी जो हुआ है ना थोड़े दिन पहले, मैं पता नहीं क्यों घूम फिर के उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि हमने ना बैठ के वो सारे कमेंट्स पढ़े। आप लोगों ने भी शायद ग्रुप में अमीन भाई ने भेजे होंगे। ज़्यादातर लोग पता है क्या कह रहे हैं, हम कोर्स छोड़ के चले गए किस वजह से, एसी नहीं चल रहे थे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पीसी नहीं चल रहे। और मतलब ये तो था ही था, उन्होंने फिर टीचरों को भी रगड़ दिया साथ से। चले वो तो हम मानते हैं कि उन्होंने कहा कि टीचर इतने प्रोफेशनल नहीं है, ये बात सही है, हमने मान ली। लेकिन ये कहना कि एसी नहीं चल रहा था हमने कोर्स छोड़ दिया, हम इतनी दूर से आ रहे थे, यहाँ पर एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, हम नहीं सीख पाए,
और दूसरी चीज ये है कि वो किसी ने तो ये भी कहा कि हमें इतना इतना वो बताया गया है कि आपने इतने इतने लिमिट इतनी इतनी अमाउंट कमा लोगे, वो अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया। अब वो जो लोग छोड़ के चले गए ना, वो पता है क्या क्या सोच रहे थे, 1 साल का कोर्स होगा, कोर्स खत्म करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे जीआईएससी से बाहर निकलेंगे ना, वो रेड वाले कारपेट बिछेंगे हमारे लिए कि सर आप कहाँ थे, आपको कितना बोला था हमने, आप पता है 5,000 10,000 आप कोई वाली जॉब ऑफर करते हैं इसमें। पेरेंट्स टीचर, हाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी देखा भाई, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, स्कूल के बच्चे थोड़ी है भाई क्यों। वो कह रहे हैं कि एक कमेंट था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हमारे पास पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों होनी चाहिए। पेरेंट्स का अपडेट रखे हैं। किसकी होती है, वो छोटे बच्चों की नहीं होती कि शिकायतें लगाती है टीचर की, आपको बच्चा पढ़ नहीं रहा। अब बताएं आपकी क्या शिकायत लगाए, आप तो हम तो इस लेवल पे हैं कि हम आपको डांट भी नहीं सकते। जैसे फर्स्ट करो मैंने लड़कों को डांटा, उन्होंने कह दिया कि तू बाहर मिल मुझे, हम क्या कर लेंगे। तो ज्यादातर हम यही कर सकते हैं कि धमकी उमकी दे देते हैं कि आपका कार्ड ले लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन जिस लेवल पे आप लोग हैं, जिस बड़े हो गए हो, मुझे ये कहने का मतलब ये है कि अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे तब भी आपका फायदा है, आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका ही नुकसान है। अब इस तरह नहीं पढ़ा सकते हम किसी को भी कि आपको बोले कि यार ये दरवाजे बंद कर दो, बाहर वो कोई यहाँ पर फीमेल वाली साइड पे फीमेल जो बाहर बैठी हुई उनको लाके खड़ा कर देंगे, जो बाहर जाए उनको सजा दे देना कोई ना कोई। ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह अभी एक कंपेन चली वो फिर चल रही होगी दूसरी कंपेन के सरेली बहुत साले में। बहरहाल मैं एक कमेंट से ढूंढ रहा था, वो मुझे एक मिला, बाकी क्लासों के थे लेकिन ज्यादातर जो शिकार किया है ना, वो शिकार क्या है, ज्यादातर जो शिकायतें थी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो थी ही थी, वो तो एक साइड पे थी। लेकिन मेन जो कहा गया वो कहा गया सर्जिया को कि इनके सालों से वाले कोर्स चल रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर आप देखें आउटपुट तो है। हमारी क्लास में भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके सामने ही हैं। कितने लोग ऐसे, अगर मैं ऐसी डेटा ले लूं, जिन्होंने आज तक इस कोर्स से 1 रुपया भी नहीं कमाया। आशा पूरी क्लास ये है भाई। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो आए थे, अब उन्होंने कम से कम एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो। कितने लोग ऐसे कुछ ना कुछ 1 रुपए से ज्यादा कमाया हो बस। फीमेल्स में तो है, और मेल्स में कितने ऐसे, ठीक है 3-4 है। ठीक है, नीचे कर रहा। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि आपको कम से कम इस कोर्स के अंदर ये नहीं सिखाएंगे कि भाई, ठीक है, आपको कम से कम इस कोर्स के अंदर ये नहीं सिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से जो कोर्स सीखा इसको सेल किस तरह करें। ये कोर्स किसके अंदर है, क्या है, आपको सिर्फ स्किल सिखा देंगे, स्किल सेल कैसे करनी है, ये वाली चीजें, इस पे टाइम आप लोगों ने खुद लगाना है। और हम Q2 से शुरू में चाहते हुए आ रहे हैं। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, हमने आरिफ भाई भी जानते हैं, उनके चैनल पे वीडियोस भी है, हमने कितने सेशन लिए इसके। क्या आप फ्रीलांसिंग करें, अगर जो लड़के हैं खास तौर पे वो फ्रीलांसिंग को छोड़ के पहले कहाँ जाए, जॉब पे जाए। और इसका हर किसी मतलब नहीं है कि अगर किसी की यूनिवर्सिटी चल रही है, लास्ट टाइम मुझे कुछ चलाने में लड़का मिला, वो कह रहा है सर मैं जॉब नहीं कर रहा, सर मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे, सर आपने मना किया। अब मैंने बोला मैंने कैसे मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि सर पहले जॉब करना उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करें। बोला जॉब कर लो भाई, कह रहे यूनिवर्सिटी का मसला है। कह रहे मेरे पास दिन में सिर्फ 4-5 घंटे होते हैं, उसमें कोई जॉब मिल नहीं रही।
तो मैं बोला अगर नहीं मिल रही, आपकी यूनिवर्सिटी मजबूरी है, तो कम से कम आप फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट करो। तो ऐसे भी है कि प्रॉपर बात बताने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अभी के लिए मैं आपको बहुत एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे, एक सिंपल सी चीज़ है, जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया अगर आप N8N। N8N का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत आसान है। इसी तरह आजकल चल रहा है ओपन एआई का एजेंट किट। इसको सीखें, N8N सीखें, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं। इस प्रोसेस के अंदर आपके 1-2 महीने जाएंगे प्रोजेक्ट्स बनाने के अंदर। उसके अलावा वही प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट बनाना, तो उसके बाद आप कम से कम अपनी प्रोफाइल अपवर फाइवर के ऊपर तो रखें। लिंक्डइन के ऊपर अपना काम शोकेस करें, अच्छी चीज़ है। लिंक्डइन से भी ज़्यादातर क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं ऑटोमेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर आप फोकस करें किसके ऊपर? फाइवर और अपवर। N8N का बहुत काम है सच में। अगर आप आज भी स्टार्ट कर देंगे, पीछे आप लोगों ने पढ़ा तो है तभी यहाँ बैठे हुए, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं है, भूल भी गए, उसको दोबारा हैंड्स ऑन करें, उसको वापस रूटीन में लाएं। लेकिन अभी एक छोटी सी चीज़ पढ़ लें, N8N बहुत आसान है। इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाएं और कम से कम भाई कुछ कमाना शुरू कर दें। मेहरबानी, आप कोर्स कर रहे होते हैं ना इस तरह, यहाँ तो आते ही आते हैं। एक तो आप खुद तो मायूसी के साथ आते हैं कि हमें 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे पता है आपके घर वाले भी बोलते होंगे आपको कि भाई 1.5 साल हो गया है, तुम ऐसा क्या सीख रहे हो कि अभी तक तुमने अर्निंग शुरू नहीं की। होता है ना कि अगर आप कोर्स करते रहो, कुछ ना कुछ कमाते रहो साथ, तो घर वाले कुछ नहीं कहते। लेकिन खास तौर पे अगर आप कोर्स करने आ रहे हो और खर्चा भी हर हफ्ते किराया भी घर वालों से ही मांग रहे हो, तो फिर मैं जानता हूँ कि हर हफ्ते किराया लेने से पहले जितनी आपको सुनने को मिलती होंगी, सुनने से मुराद वो अच्छी अच्छी बातें करती होंगी, अम्मी अबू भी थोड़ी थोड़ी सुनाते होंगे हर बार के बेटा कितना रह गया। तो ये है कि कम से कम अपना खर्चा निकाल के यहाँ कोर्स करने आ जाओ, घर वालों से पैसे लेने की नीड ना पड़े। और N8N अगर आप अच्छे से सीख लेंगे, एआई ऑटोमेशन के छोटे छोटे टूल सीख लेंगे, कम से कम $200-300 फाइवर पे अपर पे कमाना ईजी है, बहुत ईजी। आप ट्राई करके देखें अपने आप को। 2025 के 1-2 महीने रह गए, इसमें मेहनत करके देख लें। कम से कम आपका 26 इंशाल्लाह जब आप स्टार्ट करेंगे, अभी से थोड़ा बेहतर होगा। और साथ साथ जैसे आप फील्ड में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, हम 12 आगे बढ़ते हैं। हम इधर उधर निकल गए थे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नीचे होगी और नीचे आता है। हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर है, तो हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, रियल वर्ल्ड और यहाँ पर आते हैं हम यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे कोऑर्डिनेटर्स फ्री बैठे हुए तो आप लोग जाके और जो CR टेस्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे, वो शायद जो टेस्ट दे रहा है उसको आता ही होगा, फिर हम जेमिनी CA ले पाएंगे, तो फिर हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो अगर कोई टेस्ट देना चाह रहा है तो अभी पीछे चले जाए, कोऑर्डिनेटर भी बाहर आके पीछे टेस्ट ले लें। हम तो पहले से पीछे बैठे हुए, तो बिल्कुल बॉयज और फीमेल्स पीछे चले। ठीक है, अब हमारे पास है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एआई रिसर्च असिस्टेंट। इसके अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास? सिस्टम प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? हमने ये Q3 के अंदर इस पे बहुत बातचीत की। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? एजेंट के अंदर अगर आप नोट करते थे ना, पहले एजेंट के अंदर आप 2 चीजें पास करते थे। क्या क्या? एक तो नेम, दूसरा एजेंट जब भी बनाते थे कितनी चीजें पास करते थे? नेम और इंस्ट्रक्शन। वो जो इंस्ट्रक्शन होती थी उसको हम क्या कहते थे? क्या है हमारी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। और सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है कि हम पहले से अपने LLM को बता दें कि आपका काम क्या है और आप किस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर हमने बताया है कि जब भी आप सिस्टम प्रॉम्प्ट बना रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे? रोल डेफिनेशन।
सबसे पहले क्या किया हुआ हमने बताया हुआ यू आर एन ए आई रिसर्च ठीक है, हमने क्या बताया हुआ यू आर एन ए आई रिसर्च असिस्टेंट focused on identifying and summarize recent trend in AI from multiple source type. Your job is break down user query in actionable subtasks and return the most relevant insight based on engagement and authority. अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज पूछूं, अच्छा सारे यहाँ देख लें जो हमने हाईलाइट किया हुआ ब्लू वाला, सिर्फ इस चीज को पढ़ें और मुझे बताएं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी टेक्निक थी, कौन सी वाली? रोल प्रॉम्प्टिंग। हम रोल प्रॉम्प्टिंग में क्या करते थे कि बताते थे एलएलएम को कि आप क्या हो, इस चीज के एक्सपर्ट हो, ये आपका रोल है। हमने सबसे पहले ये बताया, उसके बाद क्या बताया हमने, कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया उसको, फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई समराइज रिसेंट ट्रेंड्स इन एआई। अभी क्या करेगा, सबसे पहले तो उसने देखा मैं क्या हूँ, क्या बनाया था हमने इसको, एआई रिसर्च असिस्टेंट, और कौन से ट्रेंड को ये निकाल के लाएगा यहाँ पर, एआई। और यहाँ पर हमने एक और चीज बता दी, फ्रॉम मल्टीपल सोर्स टाइप। जॉब क्या है इसकी, योर जॉब इज टू ब्रेक डाउन यूजर क्यूरी इनटू एक्शनेबल सब टास्क। अब एक और टेक्निक थी हमारी जिसके अंदर क्या होता था, हमारे जो टास्क थे वो किसके अंदर ब्रेक होते थे, स्टेप्स के अंदर। ये कौन सा स्टेप था, एक हमारे पास एक क्यूरी है जो कि मल्टीपल स्टेप्स के अंदर क्या है, ब्रेक होती थी। ये कौन सी टेक्निक पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ी थी एक सीओटी और दूसरी पढ़ी थी टीओटी। सीओटी क्या होती थी कि एक ही ब्रांच के अंदर क्या होता था, वो जो यूजर की क्यूरी थी वो स्टेप्स के अंदर ब्रेक होती थी। लेकिन टीओटी के अंदर क्या होता था, टीओटी क्या होती थी कि फर्ज करें कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस और हर ब्रांच उस टास्क को क्या करेगी, अलग अलग ब्रेक। इसकी बहुत छोटी सी मिसाल हमने देखी थी कि आप मशवरा लें किसी एक बंदे से, सारे सवाल उसके ऊपर क्या करते हैं, उसी से पूछे, वो क्या करेगा, उसका जवाब थोड़ा मुश्किल से दे पाएगा। लेकिन अगर आप 3 लोगों से मशवरा करें और सेम सवाल पूछें या अलग अलग टास्क भी दे दें, फिर एंड में क्या करें, उसको गैदर कर ले। ये क्या होता था, अगर आपने मल्टीपल लोगों से सवाल किए, उनको क्यूरी दी, उन्होंने उसके बारे में क्या किया, चीजें डिस्कस करने के बाद आपको आखिर में आउटपुट देते हैं। ये कौन सी टेक्निक थी, कौन सी थी, टीओटी। लेकिन अगर एक ही बंदे को सारी चीज हमने बता दी, वही सोचेगा, वही उसको ब्रेक करेगा, वही आपको आउटपुट देगा। ये कौन सी टेक्निक थी, सीओटी। अभी जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है, इसको कहा हुआ है कि आपने किसके अंदर ब्रेक करना है, सब टास्क के अंदर। ये कौन सी, सीओटी टीओटी, ये कौन सी, सीओटी या टीओटी, सीओटी। टीओटी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर क्या करो, उसको ब्रेक कर दो। अगर मैंने इसको कहा होता कि आपने मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर ब्रेक करना है, फिर क्या हो जाता है, टीओटी। ये एक ही ब्रांच के अंदर उसको स्टेप्स ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सीओटी, चेन ऑफ थॉट्स। इसी तरह ना हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक तो स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग था, और उसके अलावा एक और नाम था सेल्फ कंसिस्टेंट प्रॉम्प्टिंग। कोई मुझे यहां पर आकर बता सकता है कि, चले वहीं से बता दें, सीओटी और सेल्फ कंसिस्टेंट के अंदर क्या फर्क है? पहले ये बताया, सेल्फ कंसिस्टेंट याद है, सीओटी याद है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? देखिए, सेल्फ कंसिस्टेंट क्या होता था कि हम डिफरेंट सवाल करें, मिलते जुलते, उसके जो आउटपुट आ रहे थे उसको क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। सीओटी में क्या होता है, सीओटी में तो क्या करते हैं, वो मल्टीपल चीजों में क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, सेल्फ प्रॉम्प्टिंग के अंदर और कौन सा, सीओटी के अंदर? कोई ऐसा जिसको बताओ, सेल्फ कंसिस्टेंट और सीओटी। आप सबसे लास्ट आ जाए, यहां अगर बता दें।
और बहुत आसान है वैसे। सेल्फ कंसिस्टेंट के अंदर क्या देते थे हम एक ही तरह के सवाल किससे कर रहे होते थे, यूजर से करते थे, अलग अलग सिनेरियो बना के। सीओटी के अंदर क्या होता है, सीओटी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो क्यूरी आई उसको हम किसके अंदर ब्रेक कर दें, या तो हम करके भेजें या तो कौन करे हमारे लिए, एलएलएम करके भेजें। सीओटी और सेल्फ कंसिस्टेंट में ये फर्क है कि दोनों ही सेम है कि दोनों में स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करके आंसर मिलता है, लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंसी में ये होता है कि जो बेटर आंसर होता है स्टेप बाय स्टेप वो देखता है कि सबसे बेटर आंसर कौन सा, फिर उसको वो जनरेट करके देता है। तो बस सेल्फ कंसिस्टेंसी यही है कि हमारे पास मिलते जुलते सवाल हो, वो क्या हो रहा हो कि हम अलग अलग सिनेरियोज बना के सेल्फ कंसिस्टेंसी से क्या निकलवाएं, आउटपुट निकलवाएं और उसको मैच कर लें कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है कि नहीं। लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम्पल देखी तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बता रहा था कि अगर हमने इस प्रोडक्ट पे 50 रुपये की, अगर हमने उस पर 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट कितना होगा, 10 रुपये। फिर इसी तरह दूसरा सिनेरियो क्या बनाया था कि अगर हमने 20% डिस्काउंट दिया तो इसका क्या मतलब, हमें 80% पे करने, 80% कितने बने, 40। अब उन्होंने बताया एक्चुअल प्राइस क्या होगी कि अगर हमने 20% डिस्काउंट दिया, कितने बने, 10 रुपये, 80% पे करने, कितने बने, 40 रुपये। अगर हमें दोनों को मिला दें तो एक्चुअल प्राइस क्या होगी, 50 रुपये। देखिए बात उसी टॉपिक पे हो रही है, लेकिन अलग अलग सिनेरियोस पे हो रही है। लेकिन सीओटी में क्या होता है, एक ही क्यूरी आई, मेरे सेपरेट्स नहीं होगी, मिलते जुलती चीजें नहीं होगी, तो उसको क्या कर देगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर पहली चीज तो ये हो गई रोल डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या है, टास्क ब्रेकडाउन। क्या बताया भाई, गिवन अ रिसर्च क्वेरी delimited by XML text, perform this step। स्टेप 1 क्या है, extract up to 10 diverse high priority subtasks each targeting different angles of source time। अब स्टेप 2 क्या बताया हुआ है, prioritize by engagement। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, views, like, reports, citations। अथॉरिटी क्या है, पब्लिकेशन, रेपुटेशन, डोमेन और एक्सपर्टीज। ये सारे ये जो हमने स्टेप्स बताए हुए, टास्क ब्रेकडाउन, मुझे पता है ये जो स्टेप्स भी हमने बताए हुए, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, सीओटी टीओटी। टीओटी क्यों नहीं है, टीओटी क्यों नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ एक ही चीज के बारे में हो रही है। अगर इसकी ब्रांचेस बनी होती, मिसाल के तौर पे एक टास्क होता है उसके अंदर सब टास्क होते हैं, फिर दूसरी ब्रांच होती है उसके सब टास्क होते हैं, फिर वो किसके अंदर आता है, टीओटी। लेकिन ये क्या है, एक ही क्यूरी है, उसी को क्या किया हुआ लोगों ने, टास्क ब्रेकडाउन। तो अगर हम अपनी इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में देखें जो हमने पढ़ा, उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से क्या है सीओटी। स्टेप 3 क्या कर रहे हैं हम, जनरेट जेसन आउटपुट फॉर ईच सब टास्क इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। और फॉर्मेट हम बता सकते हैं, लास्ट में हमने देखा था कि एलएलएम से हम डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आउटपुट मंगवा सकते हैं। और फॉर्मेट कौन कौन से थे, बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स। उसके अलावा हमने कहा था कि अगर आप एक्सएमएल में देना चाहो एक्सएमएल में दे दो, जेसन में हमें दे दो। ये सारे क्या है, हम प्रॉम्प्ट के अंदर बता सकते हैं कि आपने जो हमें आउटपुट देना है उसका फॉर्मेट क्या होगा। स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट करेक्ट स्टार्ट एंड डेट्स इन यूटीसी आईएसओ फॉर्मेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्टेप 5 हमने क्या बता दिया, समराइज ऑल फाइंडिंग्स इनटू अ कंसाइज ट्रेंड समरी। मैक्स कितने वर्ड्स बता दिए हमने। ये भी हमने याद है आपको प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स में पढ़ा था कि बजाय इसके कि आप एलएलएम के ऊपर छोड़ दो, वो आपको कभी बहुत लेंथी जवाब दे, कभी बहुत शॉर्ट जवाब दे, हम उसको क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे कि आपने हर बार जो भी जवाब देना है वो कितने वर्ड्स का होगा, मैक्स कितना होगा, 300 वर्ड्स। आप चाहो तो मिनिमम कैरेक्टर भी इसके अंदर बता सकते हो। उसके अलावा इनपुट फॉर्मेट बता दिया हमने। ये जो हमारा इनपुट फॉर्मेट है ये क्या है, हमने बता दिया जब भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे। ये कौन सा टैग लगाया हमने, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, एक्सएमएल टैग। आपने कभी एचटीएमएल में इस तरह का टैग देखा है, एचटीएमएल में यूजर क्वेरी नाम का टैग देखा है आप लोगों ने। लेकिन ये टैग किसने बनाया, हमने खुद बनाया अपने लिए। इसको क्या कह रहे होते हैं, एक्सएमएल टैग। और इसके अंदर नाम क्या रखा हमने, सिमिलर यूजर क्वेरी। इस टैग को देख के पता चल रहा है इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर क्या आएगा, यूजर क्वेरी। और इसके अंदर लिखा हुआ भी क्या है, इंसर्ट सर्च क्वेरी। उसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट क्या बता दिया, आउटपुट की
स्पेसिफिकेशन। अगर आप देखें ना, हमने इसी तरह की एक और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, आपको याद है? वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, क्या था ये? फ्यू शॉट के अंदर क्या होता है, पहले मुझे फ्यू शॉट पता है। वन शॉट, जीरो शॉट। अभी के लिए फ्यू शॉट के अंदर क्या होता है ना, बेस्ट क्या करते थे कि हम 3 से 5 एग्जांपल्स को दे सकते हैं। अब एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई भी स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई भी जेसन का आउटपुट भी हो सकता है। वन शॉट क्या था? हम सिर्फ कितनी एग्जांपल दे सकते हैं? एक। और जीरो शॉट क्या है? डायरेक्ट सवाल करें, हम तो चैट जीपीटी से डायरेक्ट सवाल कर रहे होते हैं, हम कौन सी प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हैं? जीरो शॉट। अगर मैंने आउटपुट स्पेसिफिकेशन के अंदर बता दिया, ये हमारी एग्जांपल है, आप क्या करो, अब आगे आपने जितने भी हमें आउटपुट देने वो कौन से फॉर्मेट के अंदर देने? इस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक मैंने यहाँ पर आके ये जेसन की एग्जांपल दी। मुझे बताएं वन शॉट है फ्यू शॉट है? फ्यू शॉट क्यों नहीं है? क्योंकि वन शॉट के अंदर कितनी एग्जांपल आती है? हमेशा एक। फ्यू शॉट के अंदर कितनी आती है? 2 से। अगर 2 भी हो गई तो वो किसके अंदर आ जाएगा? फ्यू शॉट। 2 से लेके हम जितनी भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन बेहतर क्या है? 3 to 5। अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिया तो किसके अंदर आ गई? वन शॉट। फाइनल आउटपुट हमने यहाँ पर बता दिया, समराइज की रिसेंट ट्रेंड, उसके बाद क्या कर दिया? लिमिट टू 300 वर्ड, और हमने क्या बता दिया? यूज बुलेट पॉइंट और शॉर्ट पैराग्राफ्स, इंक्लूड ओनली न्यू रेलेवेंट हाई सिग्नल डेवलपमेंट, और यहाँ पर क्या बता दिया? अवॉइड फ्लफ बैकग्राउंड और पर्सनल कमेंट्री। क्या करो? बस काम की बात करो, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करनी। कॉन्स्टेंट, इसके अंदर क्या बता दिया? फोकस ऑन मेन पॉइंट, उसके बाद क्या है? कंप्लीट सेंटेंस एंड परफेक्ट ग्रामर, क्या बता दिया? अननेसेसरी, नो पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन। ये क्यों बताया हमने? क्या ये बताना जरूरी था यहाँ पे? कि हमने एलएलएम को क्यों बताया कि आप नो पर्सनल एनालिसिस और अपने ओपिनियंस नहीं देना? आपको याद है कि अगर एलएलएम के पास इनफ डेटा ना हो किसी चीज के बारे में, एलएलएम क्या करते हैं? टूल बनने के चक्कर में क्या कर देते हैं? हेलुसिनेशन, अपनी तरफ से क्या क्या करते हैं? गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अगर आप कोई एलएलएम को कोई टूल ना दें, उससे आज का वेदर पूछ लें, कभी उसने मना किया कि मुझे आज का वेदर नहीं पता? क्यों नहीं करता मना? वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई आए, मैं उसको जवाब दे के भेजूं, भले गलत हो, लेकिन क्या वो गलत जवाब मेरे किसी काम का है? नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? इसको पहले बता दिया कि आप यहाँ पर अपनी कोई एनालिसिस ना दो और अपने कोई ओपिनियंस नहीं देना। उसके बाद क्या है? इग्नोर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड कमेंट्री। उसके बाद क्या है? कैपेबिलिटीज एंड रिमाइंडर। इसी के अंदर हमने बता दिया कि एक्सेस टू वेब सर्च टूल फॉर रीसेंट न्यूज आर्टिकल। अब ये जो जितनी भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आएंगी, वो किससे आएंगी? टूल से। चैट जीपीटी चलाया सबने? चैट जीपीटी के अंदर, बल्कि चैट जीपीटी का हमने ओपन एजेंट ऐसे की चलाया, उसके अंदर हमारे पास टूल्स होते थे। टूल्स के अंदर हमारे पास एक टूल कभी आपने देखा होगा, इस नाम से भी है, वेबसाइट टूल। क्या नाम होता था इसका? क्या नाम होता था इसका? इंटरनेट पे जाए, वहां से इंफॉर्मेशन उठाए और लाके किसको दे दे? एलएलएम को। एलएलएम के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, एलएलएम क्या कर सकता है? उस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या कर सकता है? जवाब दे सकता है। जो इंफॉर्मेशन आई एलएलएम के पास जाएगी, ये मुझे पता है प्रॉम्प्ट क्या लगा, कॉन्टेक्स्ट लाएगा। देखिए दोबारा सवाल सुने, हमारा टूल कॉल हुआ, सवाल और सुनेंगे सारे। हमारा टूल कॉल हुआ, इंटरनेट पे गया, उसने सर्च की हमारी क्यूरी के बारे में, इंटरनेट से उसने कोई ना कोई डेटा निकाल लिया, वही डेटा उठ के इसके बाद चला गया एलएलएम के पास। अब मुझे बताएं, ये वाली जो चीज है, क्या ये प्रॉम्प्ट है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट है? कैसे बता? क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो एलएलएम के पास नहीं थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो किसके पास नहीं थी? एलएलएम। अगर आप
इस तरह सोचे कि प्रॉम्प्ट तो हमने पहले ही दे दिया होगा, प्रॉम्प्ट दिया तो उसने डिसाइड किया ना कि आपने टूल कॉल करना है। अगर हम उसको प्रॉम्प्ट ही नहीं देते, क्या वो डिसाइड कर पाता है कि ये वाला टूल कॉल करना है? वो जो हमने सबसे पहले दिया वो क्या है? प्रॉम्प्ट। लेकिन उस प्रॉम्प्ट की बेस पे उसने एनालिसिस किया, उसने देखा कि मेरे पास इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे ये वाला टूल कॉल करने की नीड है। ये जो उसने टूल कॉल किया है, जो इंफॉर्मेशन लेकर आया, ये चीज क्या कहलाएगी हमारे पास हमेशा? कॉन्टेक्स्ट। दूसरी चीज क्या है? मस्ट बी अवेयर ऑफ current date and relevance, summarize only information published within past 10 days। तो जो वेब सर्च टूल हम लगाएंगे भी, वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा? जो कि लास्ट 10 डेज की हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर? इम्प्लीमेंटेशन नोट, दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट अ सिंपल सिंगल एजेंट सिस्टम। इन प्रैक्टिस यू माइट स्प्लिट दिस इनटू मल्टीपल एजेंट। अब एक यहाँ पर चीज लिखी हुई है, सिंगल एजेंट सिस्टम, ठीक है? आप लोगों ने कभी सुना है कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर? मल्टीपल एजेंट क्या होते हैं कि मल्टीपल एजेंट बने हुए, ये क्या होता है? इसके बारे में सुना है कभी? ये चीज हमने भी पढ़ी है। आपको याद है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, हैंड ऑफ? क्या होता था वो? अच्छा, अगर किसी ने ना ये एजेंट बनाना है, सारी चीजें ओपन है, एजेंट ऐसी को छोड़ा हुआ है, तो दोबारा से रनिंग में आ जाए, हम दोबारा से उसकी तरफ स्विच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम दोबारा से उसी साइड पे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो हैंड ऑफ होता क्या था? हम कह सकते हैं हमारे पास मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर ही है। हमारे पास एक क्या होता था? ट्राई एजेंट होता था, जो कि कौन होता था? मैनेजर। उस मैनेजर के अंडर में हम बताते थे कि ये सारे हमारे पास एजेंट है। वो क्या करता था कि जो भी क्यूरी आई, उस क्यूरी की बेस के ऊपर वो क्या करता था? एजेंट को हैंड ऑफ। जो जिस एजेंट जिसमें वो स्पेशलिटी रखता हो, प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो दिखेगा मेरे पास जो एजेंट है, किसको ये बेहतर काम असाइन करना है, तो वो क्या करेगा? दूसरा वाला एजेंट उसको क्या कर देता था? हैंड ऑफ। और जब हैंड ऑफ कर दिया, हैंड ऑफ में क्या होता था? सारा का सारा कंट्रोल उसी एजेंट के पास। हैंड ऑफ का मतलब ये था कि वो क्या करेगा? सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, सारा डेटा अपने साथ लेके जाएगा, और दूसरी चीज सारा का सारा कंट्रोल भी उसको दे देगा। अब जो फाइनल आउटपुट देता था वो कौन सा एजेंट देता था? जिसको हैंड ऑफ होगा। तो सिंगल एजेंट का क्या मतलब कि हमारे पास एक ही एजेंट होगा। मल्टी एजेंट का क्या मतलब कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट होंगे जो कि आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट वन क्या करा हुआ यहाँ पर? सर्च एंड गैदर रिसोर्स। दूसरा क्या करेगा? उसको समराइज एंड सिंथेसाइज फाइंडिंग। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बजाय इसके कि एक ही एजेंट से सारा काम करवाए, इसको किसमें स्प्लिट कर दिया? दो एजेंट्स के अंदर। एक एजेंट का काम क्या है? वो जाएगा, सर्च करेगा, इंफॉर्मेशन निकाल के लाएगा। क्या करेगा? गैदर करेगा हमारे पास जितनी भी सोर्सेज है। एजेंट टू क्या करेगा? वो जो चीजें लेकर आया उसको क्या करेगा? समराइज। दोनों एजेंट का काम क्या है? बिल्कुल अलग अलग। तो आप इसको एक भी बना सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको मल्टीपल चीजों में भी स्प्लिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये चार चीजें, राइटिंग कॉन्टेक्स्ट, सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट और आइसोलेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये बहुत सिंपल है, क्या करें? पढ़ लें? आप लोग तो पढ़ लेंगे, तो यही कहेंगे भाई हमारे पास ना, चलिए पढ़ लेना। सबसे पहले क्या है? एडवांस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज। पहली कौन सी है? राइटिंग कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अलाउ योर एलएलएम टू राइट डाउन इंफॉर्मेशन अबाउट टास्क टू सेव एंड यूज लेटर। किसको कह रहे हैं? अलाउ एलएलएम को, कि आपने क्या करना है? इंफॉर्मेशन क्या करनी है? राइट करनी है, और क्या कर रहे हैं? अबाउट टास्क टू सेव एंड यूज लेटर। अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो एलएलएम ने क्या किया? इंफॉर्मेशन थी उसको अपने पास लिख लिया, किस मकसद के लिए? टू सेव एंड यूज लेटर। अब वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या हम बाद में एलएलएम को बता रहे होंगे? तो वो जो हम बाद में इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे वो क्या होगी? हमारा ये कॉन्टेक्स्ट।
एलएलएम ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की और हम बात पे एलएलएम को बता रहे हो कि ये चीज क्या कहलाएगी हमारे पास एलएलएम। इस तरह सोचिए कि हमारे पास कोई टास्क आया, हमने एलएलएम को इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आप क्या करो, इसको सेव करके रखो। अब जब उसने सेव करके रखा, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हो गई? अब कल को अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई काम होगा तो वही इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा। पहले एलएलएम को भेजूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। टास्क डिकम्पोजिशन, नोट्स, उसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट और उसके बाद डिसीजन, ये क्या है, रेशनल्स, उसके बाद प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये 4 मेन काम है हमारे पास। ये 4 मेन काम है जब कि हम एलएलएम से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको सेव करवाएंगे और बाद में हम ये वाले काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास, सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, फुल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट करें, एक तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास होता है कि जो हमारे पास एलएलएम के अंदर ही सेव हो रहा है। दूसरा एक्सटर्नल कौन कौन सा होता है, वो जो हम टूल कॉल करते हैं ज्यादातर। ये टूल कॉल होता है, टूल का काम क्या होता है ज्यादातर, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आना, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आना, एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर आना। अब जो हमारे पास वेब सर्च का टूल है, ये वेब सर्च का टूल क्या करते हैं, सर्च कहाँ पर करते जाओगे, हमारे किसी भी, हम पूरे इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करते हैं, वेबसाइट्स देखता है, उसके अलावा ब्लॉग्स देखता है, जहां जहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल के किसको प्रोवाइड करते हैं, हमारे एलएलएम को। तो हमारे पास जो टूल्स हैं, टूल्स भी किसके अंदर आते हैं हमारे पास, सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। अब इन्होंने पहला स्टेप क्या बताया हुआ, डेटाबेस क्वेरी बेस्ड ऑन करंट टास्क। या तो अब अगर मुझे एलएलएम को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही होगी, हमारे डेटाबेस से, डेटाबेस की क्वेरीज होगी और करंट टास्क, जो भी हमारा करंट टास्क होगा इसकी बेस के ऊपर हम डेटाबेस पे क्वेरी करेंगे और वही इंफॉर्मेशन लाके किसको दे देंगे, एलएलएम को। फर्स्ट करें कि हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है, हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई एजेंट है जो कि ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब ट्रांजैक्शन से पहले क्या हो कि उसी क्वेरी की बेस पे हमारे डेटाबेस के ऊपर हिट जाए, डेटाबेस की हिट पे क्या वो यूजर से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आए और वो इंफॉर्मेशन मैं किसको बता रहा हूँ, हमारे एलएलएम को। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, डेटाबेस क्वेरी बेस्ड ऑन करंट टास्क। और ये वाली पाइपलाइन ये सब बना किस पर होता है, एक सिस्टम होता है हमारे पास, रैक सिस्टम। रैक का नाम सुना आप लोगों ने, रिट्रीवल, आर्गुमेंट और रीजनरेशन। अगर आप यहाँ पर आके सर्च भी कर लें, ये अभी तक हमारा टॉपिक आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। रिट्रीवल, आर्गुमेंट, आर्गुमेंटेड जनरेशन। अभी क्या होता है, ये भी एक तरह की हमारे पास पाइपलाइन है जो कि हमारे पास कुछ डेटाबेसेस होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल यूज केस के लिए ना, अगर आप देखें जो कि ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट की फील्ड में काम करते हैं, हम ज़्यादातर कौन से डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये हमारे पास कौन से नॉर्मल डेटाबेसेस है। लेकिन एआई के लिए एक स्पेशली डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस का नाम कितने लोगों ने सुना है? अभी वेक्टर डेटाबेस में होता क्या है, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हमने इसको डिस्कस किया तो हम आगे पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा, इसको फिर कभी बताएंगे किसी दिन ना। हम अपनी क्लास के अंदर रैक सिस्टम पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट शायद ना कर पाए लेकिन थ्योरी का मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका लोगों का टेस्ट हो रहा होता तो टेस्ट से पहले ये चीज़ लाजमी थी कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर रैक के सवाल थे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एपीआई कॉल्स फॉर रियल टाइम डेटा। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, नॉलेज बेस सर्चेज। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है, यूजर प्रेफरेंस रिट्रीवल, यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से क्या रहा हो डेटा हमारे पास आ रहा हो। तीसरी चीज़ क्या है, कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, मैंने आपको शायद एलएलएम की फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब भी हम चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं, हमारी सारी चैट्स क्या हो रही होती है, मेंटेन हो रही होती है, और हर चैट, हर पुरानी चैट नए वाले सवाल के साथ लग के जा रही होती है। ये डिस्कस किया था हमने एलएलएम के अंदर। हमने एक टोकन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने कहा था कि एलएलएम को किस तरह याद है कि इससे पहले मेरी ये वाली बात हुई। पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों को याद है कि नहीं,
LLM हमारे पास स्टेटफुल होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। LLM स्टेटलेस होते हैं, स्टेटफुल होते हैं। यस, सही है। LLM क्या बताया आप लोगों ने? स्टेटफुल होता है। अच्छा, स्टेटलेस होता है। चैट जीपीटी क्या है? स्टेटलेस है, स्टेटफुल है? स्टेटलेस कितने लोगों ने है? चैट जीपीटी इटसेल्फ क्या है? स्टेटलेस है, स्टेटफुल है? कैसे बता? स्टेटलेस स्टेटफुल का कॉन्सेप्ट याद है? स्टेटलेस क्या होता है? वो चीज जो अपनी चीजों को मेंटेन ना करो, उसको वो चीजें याद नहीं हो। स्टेटफुल का क्या मतलब? वो चीजें याद रख रहा हो। अब जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है? उसको सारी चीजें याद रहती है। कैसे? इसको स्टेटफुल बनाया किसने? वो चैट जीपीटी का GUI इंटरफेस। क्या करता है वो? LLM किस तरह चलते हैं? इनपुट आउटपुट। इनपुट किया LLM के पास, रिसीव क्या होता है? हमें आउटपुट। लेकिन स्टेटफुल बनाने के लिए क्या हुआ? स्टेटफुल बनाने के लिए क्या हुआ? जब भी मैंने एक सवाल किया, उस सवाल के साथ पिछली वाली कन्वर्सेशन भी लग के जानी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर फर्ज करें मैं 1-2 दिन से चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ, मेरी कन्वर्सेशन बहुत बड़ी हो गई। अब अगर मैंने सिंपल आके हाय भी लिखा, वो सारी कन्वर्सेशन LLM के पास जाएगी? ये होगा, लाजमी होगा। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे ही हम LLM के पास हमारा इनपुट जाता है, वो सारा टेक्स्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टोकन्स के अंदर। LLM हमें जवाब देता है, वो आउटपुट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पहले टोकन्स में आता है, फिर वो कन्वर्ट होता है हमारी अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब अगर सारा का सारा कंटेंट जा रहा है, क्या मेरे टोकन्स नहीं बढ़ जाएंगे? अब अगर मेरे टोकन्स बढ़ गए तो LLM तो हमारे पास चार्जेस बेस पे कर होते हैं, इनपुट आउटपुट टोकन के हिसाब से। उस केस में मैंने एक चीज बताई थी कि हम क्या करते ज्यादातर, हम नहीं करते, चैट जीपीटी खुद करता है। वो क्या करता है? सारी चैट्स लेता है, उसकी क्या निकाल लेता है? एक समरी। फिर हर सवाल के साथ क्या जाती है? वो वाली समरी। पूरी की पूरी कन्वर्सेशन नहीं जाती। इसी तरह हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जब हमारा कॉन्टेक्स्ट का साइज काफी सारा हो, फर्ज करें कि हमने कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भेज दी पूरी किताब, तो बजाय इसके कि पूरी किताब भेजने के आप उस बुक की क्या निकाल लें? एक समरी। समरी में क्या होगा? मेन मेन चीजें निकालेंगे, तो आप क्या भेजेंगे उसके साथ? वो वाली समरी। तो यहाँ पर क्या है? हैंडल इंफॉर्मेशन ओवरलोड थ्रू समराइजेशन टेक्निक्स। आप क्या एक्सटेंड कर लें? की पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है, हायरार्किकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। ये क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आती है हमारी सबसे ऊपर, उससे कम इंपॉर्टेंट जो बात है वो आएगी उससे नीचे। इसी तरह पूरी एक साइकिल बनेगी, जो हमारी मेन बात है वो सबसे ऊपर, उसके बाद जो इस तरह समझ लें, जो हमारी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग आएगी सबसे टॉप पे, उसके बाद जो सब हेडिंग है वो आएगी उसके नीचे, और उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी सबसे एंड। तो जितनी एप्लीकेशन, जितनी भी हमारी कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसको हम कहाँ रखेंगे? सबसे टॉप पे। जैसे जैसे प्रायोरिटी कम होती रहेगी इन्फॉर्मेशन की, हम पूरी हायरार्की बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे ऊपर, उससे लेस इंपॉर्टेंट बात उसके नीचे। तीसरी चीज क्या है? टोकन एफिशिएंट फॉर्मेटिंग। हम क्या करेंगे? ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि जो कि क्या हो? टोकन एफिशिएंट। कॉन्टेक्स्ट हम देंगे, सारी चीजें हम देंगे, लेकिन उसमें फालतू के वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे। किस पे रहेंगे? ऑन दी पॉइंट, ताकि हमारे टोकन क्या हो? कम जनरेट हो। उसके बाद क्या है? आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है? स्प्लिट कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब इसके पॉइंट्स क्या है कि टास्क स्पेसिफिक क्या हो? आपका कॉन्टेक्स्ट हो, जो आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके रिलेटेड हो? टास्क स्पेसिफिक। ऐसा ना हो कि आपने वो चीज तो दी हुई हो कि मिसाल के तौर पे जो आपका काम है वो तो दिया हुआ, लेकिन आपने उसके साथ साथ बहुत सारा फालतू कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट सेपरेशन। आपके पास जो भी कॉन्टेक्स्ट हो उसको आपने अच्छे से क्या किया हो? एक स्ट्रक्चर में किया हो, समराइज, सेपरेट किया हो। उसके अलावा इसके अंदर क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी बाउंड्री इन्फोर्समेंट। उसके अलावा इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हुए, मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग। मैंने अभी जैसे बताया कि हमारे पास क्या होते हैं? मल्टीपल एजेंट्स भी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ऑलवेज शेयर कॉन्टेक्स्ट
बिटवीन एजेंट, और दूसरी क्या है हमारे पास, एक्शन कैरी इम्प्लिसिट डिसीजन, बी केयरफुल एट डिसीजन पॉइंट इन योर आर्किटेक्चर। तो मेन ये है कि हमारे पास एजेंट भी आपस में कॉन्टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, पूरे एजेंट भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे, ये वाली चीज फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका टेस्ट होता तो आपको ना दो मेन ब्लॉक पढ़ने होते हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास ये वाला, उसके बाद है हमारे पास लैंगचेन फ्रेमवर्क गाइड, और इसके लिंक पता नहीं नीचे दिए हुए शायद, इसी के अंदर दिए होंगे जो एंथ्रोपिक के एक वाला है। उसके अलावा ठीक है, तो इन दो को ना आप पढ़ लेगा, वरना हम अगर नहीं मिलते तो हम ढूंढ के यहाँ से भेज देंगे। उसके अलावा अब आप यहाँ पर ना कुछ सवाल दिए हुए, पर नजर आ रहे, सवाल नजर आ रहे। अब चले हम एक काम करते हैं, बजाय आपको दिखाने के, पता नहीं आपने रेपो खोली भी नहीं होगी, अगर रेपो खोली हुई तो आंसर दिख जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अब नजर आ रहे, एक बार बताएगा। सवाल क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, किसके दौरान, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कितने लोगों को पता है, नहीं बुला रहा किसी को स्टेज पे, बस ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को पता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोग बता चुके हैं स्टेज पे आके, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी हम आगे बता चुके हैं। बस सिंपल याद रखें कि प्रॉम्प्ट क्या है, कि हम गाइड कर रहे होते हैं एलएलएम को कि हमारा जो एलएलएम है वो बिहेव किस तरह करेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम एलएलएम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी की सूरत में हो, रैक के सिस्टम में हो, डेटाबेस आ रही हो, उसके अलावा टूल्स आ रही हो, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कॉन्टेक्स्ट। ये वाला सवाल, दूसरा सवाल, इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नेम द 6th एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एआई एजेंट एंड ब्रीफली व्हाई इट इज नेसेसरी। ये कितने लोगों को याद है, ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, वो याद है आपको कि हमने उसके अंदर ना, मैं छोटी सी दे देता हूँ कि उन्होंने बर्गर बनाना दिखाया था एंड कि मॉडल क्या होगी, उसकी बैटिंग, उसके अलावा जितनी चीजें बाकी आप लोग बताएं 6 हैं, मुझे सब एक एक करके नाम बताएं। सबसे पहला कौन सा, पहला कौन सा था, मॉडल, दूसरा, तीसरा, आप लोग भी हैं भाई, आप लोग भी पढ़ने हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। तीसरा कौन सा है, नॉलेज एंड मेमोरी, एक ही है, नॉलेज एंड मेमोरी। चौथा, चौथा कौन सा था, ऑडियो और स्पीच, ऑडियो और स्पीच। पांचवा कौन सा था, पांचवा था यहाँ पर गार्ड रेल्स। छठे गए ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 6 है हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट टू, जो कि एजेंट बनाते हुए हमारे पास लास्ट भी होने चाहिए। उसके अलावा चेक कर लेते, यही थे, मॉडल था, मॉडल लिखा हमने, मॉडल लिखा, उसके अलावा टूल्स भी लिखा, नॉलेज, मेमोरी, ऑडियो, स्पीच, गार्ड रेल्स और ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा सवाल, इसके जवाब वैसे लिखे हुए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल क्या है, यू आर बिल्डिंग अ कस्टमर सर्विस एआई एजेंट, व्हाट स्पेसिफिक सिनेरियो वुड यू नीड टू अकाउंट फॉर इन योर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। जी, पहले तो सवाल समझे, सवाल क्या है,
सवाल क्या है कि हम क्या बना रहे हैं, कस्टमर सर्विस या एजेंट बना रहे हैं। कौन से सिनेरियोस हमारे पास, what specific scenario would you need to account for in your context engineering? कौन कौन से इशू आ सकते हैं, अच्छी तरह समझ। कस्टमर सर्विस या एजेंट बनाने में कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो कि मुझे हल करने की नीड है। अब कस्टमर का सबसे पहला दुख क्या होता है, बिलिंग प्रॉब्लम हो सकता है ये, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, और क्या हो सकता है, आप लोग इतना फूड पांडा चलाते हैं, हर चीजें करते हैं, फिर भी आप रियल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से सोचें। क्या आप कस्टमर हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको ज्यादातर कौन कौन से इशू फेस होते हैं। बिलिंग, ये रिफंड आया, ये बहुत अच्छा है। और टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि हम प्लेटफॉर्म फीस बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। देखा होगा आपने फूड पांडा में भी आजकल लग गई है। तो एक तो पहले हम डिलीवरी दें, उसके अलावा प्लेटफॉर्म फीस दिए। टर्म्स एंड कंडीशन ये भी लिख ली, तो ये भी उससे बिलिंग है, रिफंड है, और उसके अलावा हम टर्म्स एंड कंडीशन। तो जब भी हम ये एजेंट बना रहे होंगे तो हम इन सिनेरियोस का अपने पास ख्याल रख रहे होंगे। देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सा बताया हुआ है, बिलिंग प्रॉब्लम, उसके बाद रिफंड इशूज, और दूसरा क्या बताया हुआ है, लॉगिन प्रॉब्लम, तीसरा कौन सा बताया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन क्यूरीज, उसके बाद इनरेलेवेंट क्वेश्चन, अब्यूजिव बिहेवियर, एस्केलेशन प्रोसीजर्स, उसके अलावा नॉलेज बेस्ड एक्सेस एंड प्रॉपर टोन मेंटेनेंस। होता है ना, कभी आप इलेक्ट्रिक के दफ्तर में फोन करो, कभी गए किसी ने, और सामने से कहते कौन सा भाई बोलते, मतलब वो कोई प्रोफेशनल वे में ऐसा नहीं होता, तो क्या कहते हैं जी उस्ताद, इस तरह तो नहीं बोलते उस्ताद, लेकिन बहुत अजीब सा बिहेवियर होता है। मेंटेनेंस पे बंदे, मेंटेनेंस पे इस तरह ही कहते हैं ना, वो जब भी करो उस पर, हालांकि उनकी एप्लीकेशन पे आ रहा होता है कि लाइट आ रही है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि मेंटेनेंस पे, और पूछ रहे होते हैं जब फोन करो पैसे काटने के लिए ज़्यादातर कि सर आप अपना नाम बता दें, सर आप अपनी वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं, हालांकि सारे इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, बस कन्वर्सेशन लंबी करने के लिए ये टेक्निक्स है। ठीक है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बाकी जितने आर्टिकल्स हैं ये आप खुद कवर कर लिएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं अभी के लिए एंड